गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लोग का दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो चुका है और आज हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य को देख लेते हैं मैप में। पहले इनका क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत था। ये पूरा जो राजस्थान, गुजरात का थोड़ा सा पोर्शन और मध्य प्रदेश आज का लेके पूरा इधर से उड़ीसा का हल्का सा पोर्शन करके यहाँ तक पूरा मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा सब ये पूरा क्षेत्र जो था ये मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आता था। यहाँ पे राजपूत थे, इधर रोहिल्ला थे और ये अवध के नवाब थे। तो इतने बड़े क्षेत्र पे मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। पूरा मराठा एम्पायर जो है 1758 ईस्वी में कहाँ तक फैल चुका था। ये देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र है ना, जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है, ये मराठा साम्राज्य है। लगभग आधे भारत पर इनका शासन था। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर वाला ये है दुर्रानी एम्पायर। ठीक है, दुर्रानी साम्राज्य था। यहाँ पे है मराठा साम्राज्य। जब मराठा साम्राज्य भारत में था उस समय पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन देखिए कहाँ पे है, इतने बड़े क्षेत्र में है खाली। उसके बाद जाते जाते पूरा भारत अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। तो उसके बाद मैसूर का देखिए, मैसूर ये है। यहाँ पे निज़ाम थे दक्षिण पूर्व में, और अवध का ये पोर्शन है। ठीक है, पोर्तुगीज़ को देखिए, पोर्तुगीज़ कहाँ पे है, यहाँ पे। अभी ये लोग, खैर ये पहले ये पूरा भारत का हिस्सा था, लेकिन अभी के वर्तमान भारत के हिसाब से ये लोग अभी भारत में नहीं आए थे। सॉरी, ये है पोर्तुगीज़ यहाँ पे गोवा में। ये जो है ये नादिर शाह का शासन था यहाँ पे, नादिर शाह। ठीक है, तो इसको मैप एक बार देख लीजिएगा सब लोग। आगे देखते हैं। मराठा साम्राज्य का उद्भव देखते हैं कैसे हुआ। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही भारत में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना शुरू हो गई थी। ठीक, अस्तित्व में आ रहे नए स्वतंत्र राज्यों में मराठा का उद्भव एक महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, एक शक्तिशाली राज्य के रूप में मराठों के उत्कर्ष में अनेक कारकों का योगदान था, जैसे भौगोलिक परिस्थितियाँ, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियाँ, मराठा संत कवियों की प्रेरणा। ठीक है, प्रारंभ मराठा जो थे सिपह सलार और मनसबदार के रूप में बीजापुर और अहमदनगर राज्य में नौकरी करते थे। ठीक, बीजापुर और अहमदनगर राज्य में ये सिपह सलार और मनसबदार के रूप में नियुक्त किए गए थे, जो मराठा थे। बाद में चल के इन्होंने ये समृद्ध हो जाते हैं और शासन संभालते हैं। उसके बाद छत्रपति शिवाजी का जन्म होता है पूना के निकट शिवनेर के किले में 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवाजी का जन्म होता है। ठीक है, शिवाजी शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे। ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस में जैसे SSC वगैरह के पेपर में आता है। शिवाजी की मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत से मराठा लोगों को रिहा करने का बीड़ा उठा रखा था और बीजापुर सल्तनत से मराठा लोगों को निकालने का इन्होंने बीड़ा उठा रखा था, और मुगलों की कैद से उन्होंने लाखों मराठाओं को आज़ादी दिलवाई। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य को खत्म करना शुरू कर दिया और हिंदवी स्वराज की स्थापना की। हिंदवी स्वराज की स्थापना किसी ने की थी?
शिवाजी महाराज ने, ठीक है। और 1665 में रायगढ़ को उन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई और आज़ाद मराठा साम्राज्य की स्थापना की। तो 1665 में रायगढ़ किसकी राजधानी थी? मराठा साम्राज्य की, ठीक है। इसके बाद अपने साम्राज्य को मुगल से बचाने के लिए वे लगातार लड़ते रहे। अपने राज्य के विस्तार का आरंभ 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ किले को जीतकर किया उन्होंने। इसके पश्चात 1646 में तोरण के किले पर शिवाजी ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। शिवाजी की शक्ति को दबाने के लिए बीजापुर के शासक ने सरदार अफजल खां को भेजा था। जो बीजापुर के शासक थे उन्होंने शिवाजी को हराने के लिए सरदार अफजल खां को भेजा था, ठीक। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में अफजल खां को भी पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी। शिवाजी की शक्ति से घबराकर औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया और 1663 में शाइस्ता खां को शिवाजी ने फिर से पराजित कर दिया। जयसिंह के नेतृत्व में पुरंदर के खां को पराजित किया। मराठा शक्ति बहुत ही शक्तिशाली थी, बहुत समृद्ध साम्राज्य था मराठा साम्राज्य। इसके जितने भी शासक हुए वो भी बहुत योग्य शासक थे। हालांकि इन्होंने अंग्रेजों को भी पराजित कर दिया था। बाद में जाके फिर फूट पड़ जाती है और ये धीरे धीरे जाके अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं और अंग्रेजों की जीत हो जाती है। तो जयसिंह के नेतृत्व में पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय हुई, ठीक। रायगढ़ की घेराबंदी के बाद 1665 में मुगलों और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पुरंदर की संधि, ठीक। 1670 में शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध अभियान छोड़कर पुरंदर की संधि द्वारा खोए हुए किलों को पुनः जीत लिया। 1670 में ही शिवाजी ने सूरत को लूटा और मुगलों से चौथ की मांग की, ठीक है। चौथ की प्रथा किसने शुरू की थी? शिवाजी ने। 1674 में स्थापित नव मराठा साम्राज्य के छत्रपति के रूप में उनका राज्याभिषेक हुआ। अपने राज्याभिषेक के बाद शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान 1676 में कर्नाटक अभियान था, ठीक। 12 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के समय 300 किले साथ तकरीबन 40,000 की घुड़सवार सेना और 50,000 पैदल सैनिकों की फौज बना रखी थी उन्होंने। इतनी बड़ी फौज तैयार कर रखी थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने, ठीक है। और साथ ही पश्चिमी समुद्र तट तक एक विशाल सेना का प्रतिष्ठान भी कर रखा था। समय के साथ साथ इस साम्राज्य का विस्तार होता गया और इसी के साथ इसके शासक भी बदलते गए। शिवाजी महाराज के बाद उनके पोतों ने मराठा साम्राज्य को संभाला और फिर उनके 18वीं शताब्दी में पेशवा मराठा साम्राज्य को संभालने लगे। फिर पेशवा के अधीन आ गए थे मराठा साम्राज्य और फिर पेशवा ने इसकी गद्दी संभाली, ठीक है। शिवाजी का प्रशासन, शिवाजी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो अधिकांशतः दक्कन की सल्तनतों से ली गई थी, जिसके शीर्ष पर छत्रपति होता था, ठीक। शिवाजी ने अष्टप्रधान नामक मंत्रियों की एक परिषद की स्थापना की थी। अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज किसके शासन का उसमें आए थे? किस साम्राज्य में आए थे? विजयनगर साम्राज्य में, कृष्णदेवराय के। और इसमें अष्टप्रधान नामक मंत्रियों की एक परिषद की स्थापना की थी शिवाजी ने। ये मंत्री सचिव के रूप में प्रशासन का कार्य संभालते थे, ठीक। इनके जो अष्टप्रधान थे वो कौन कौन थे देख लेते हैं। पेशवा, ठीक। पेशवा जो थे ये अष्टप्रधान में सर्वोच्च पद था। राजा और राज्य का मंत्री था, प्रधानमंत्री था। मजूमदार एवं अमात्य, मजूमदार या अमात्य या राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। बाकिया नवीस, सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। चिटनीस या राजकीय पत्र व्यवहार और कार्य देखता था। दबीर या मुय्यंत या विदेशी मामलों का प्रभारी होता था। सेनापति या सर ए नौबत या सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि के प्रबंधन का कार्य संभालता था। पंडित राव या विद्वानों एवं धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व संभालता था। न्यायाधीश या मुख्तार न्यायाधीश होता था, ठीक।
शिवाजी ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त किया था जो वायसराय के अधीन होते थे। इनका प्रशासन इतना अच्छा था, इन्होंने इसको 4 प्रांतों में विभक्त कर रखा था जो वायसराय के अधीन होते थे। वायसराय का पद पहले ही से था भारत में, देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्रांतों को परगनों और तालुकों में विभाजित किया गया था। परगनों और तालुकों में विभाजित किया गया था। सैन्य व्यवस्था के बारे में देखते हैं। शिवाजी ने अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त किया था। एक था बरगीर और दूसरा सिलेहदार, ठीक। बरगीर सेना वह सेना थी जो छत्रपति द्वारा नियुक्त की जाती थी, जिसे राज्य की ओर से वेतन और सुविधाएं प्रदान किया जाता था, ठीक है। सिलेहदार स्वतंत्र सैनिक थे जो स्वयं अस्त्र शस्त्र रखते थे। शिवाजी ने नौसेना की भी स्थापना की थी। गावली सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे। गावली एक पहाड़ी लड़ाकू जाति थी, ठीक है। शिवाजी की सेना में मुसलमान सैनिक भी थे, जिसकी उनकी सेना में स्त्रियों के लिए स्थान नहीं था, लेकिन उनकी सेना में स्त्रियों को स्थान नहीं था। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। शाही घुड़सवार सैनिकों को पागा कहा जाता था। सर ए नौबत संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान होता था, ठीक है। फिर राजस्व व्यवस्था। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर की भूमि कर व्यवस्था से प्रेरित थी। भूमि की पैमाइश के लिए काठी या गरीब का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक। शिवाजी के समय में कुल कृषि उपज का 33% प्राप्त किया जाता था, जो बाद में 40% हो गया था। चौथ तथा सरदेशमुखी मराठा कराधीन प्रणाली के प्रमुख थे। सरदेशमुखी और चौथ, ये कर किसने लगाया था? ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने चौथ लगाया था। और आगे देखते हैं चौथ था क्या। चौथ जो था, इस समान रूप से चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि तब पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था, ठीक। मुगल क्षेत्रों की भूमि तथा पड़ोसी राज्य की आय का चौथा हिस्सा होता था, जिसे वसूल करने के लिए उस क्षेत्र पर आक्रमण करना पड़ता था। समझ में आ गया। सरदेशमुखी क्या होता था? यह कर वंशानुगत रूप से उस प्रदेश का सरदेशमुखी होने के नाते वसूल किया जाता था। वंशानुगत रूप से वसूल किया जाता था। और शिवाजी के अनुसार लोगों को हितों की रक्षा करने के बदले उनके सरदेशमुखी लेने का अधिकार था, ठीक। उसके बाद यह आय का 10% था, जो कि 1/10 भाग के रूप में होता था। जादूनाथ सरकार के अनुसार मराठा आक्रमण से बचने के एवज में वसूल किया जाने वाला कर था। सरदेशमुखी के बारे में बोलते हैं जादूनाथ सरकार के जी कि मराठा आक्रमण से बचने के एवज में वसूल किया जाने वाला कर था। अब शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन से थे, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले संभाजी महाराज आते हैं 1680 से 1689 तक। इसमें शिवाजी महाराज के 2 बेटे थे, एक संभाजी महाराज और राजा राम। संभाजी महाराज उनका बड़ा बेटे थे, जो दरबारियों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध थे। 1681 में संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य का ताज पहना और अपने पिता की नीतियों को अपनाकर वह उन्हीं की राह में आगे बढ़ चले। संभाजी महाराज ने शुरू में ही पुर्तगाली और मैसूर के चिक्का देवी राया से पराजित कर दिया था इन्होंने। पुर्तगाल और मैसूर के चिक्का देवा राया को इन्होंने पराजित कर दिया था। इसके बाद किसी भी राजपूत मराठा गठबंधन को हटाने के लिए 1621 में औरंगजेब ने खुद दक्षिण भारत की कमान अपने हाथ में ले ली। अपने महान दरबार और 5 लाख की विशाल सेना के साथ उन्होंने मराठा साम्राज्य विस्तार का शुरुआत किया था और बीजापुर और गोलकोंडा की सल्तनत पर भी मराठा साम्राज्य का ध्वज लहराया। अपने 8 साल के शासनकाल में इन्होंने मराठाओं को औरंगजेब के खिलाफ एक भी युद्ध या गढ़ हारने नहीं दिया। देखिए कितने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि 8 साल के इतिहास में इन्होंने मराठाओं को औरंगजेब के खिलाफ एक भी युद्ध में हारने नहीं दिया, ठीक। सब में इन्होंने जीत प्राप्त की। 1689 के आसपास संभाजी महाराज ने अपने सहकारियों को रणनीतिक बैठक के लिए संगमेश्वर में आमंत्रित किया ताकि मुगल साम्राज्य को हमेशा के लिए हटा सकें। लेकिन गनौजी सिरके और औरंगजेब के कमांडर मुकर्रब खान ने संगमेश्वर में जब संभाजी महाराज बहुत कुछ लोगों के साथ होंगे
तब आक्रमण करने की बारीकी से योजना बना रखी थी। उसने सोचा कि जब संभाजी महाराज संगमेश्वर में होंगे कई सारे लोगों के साथ, तो उसी बीच आक्रमण कर दिया जाएगा। इससे पहले औरंगजेब की कमी भी संभाजी महाराज को पकड़ने में सफल नहीं हुआ था। ठीक, औरंगजेब कभी भी संभाजी महाराज को नहीं पकड़ सका था और संभाजी महाराज ने इसको हमेशा हरा दिया था। ठीक, लेकिन इस बार अंततः उसे सफलता मिल गई और 1 फरवरी 1689 को उसने संगमेश्वर में आक्रमण कर मुगल सेना ने संभाजी महाराज को कैदी बना लिया। धोखे से इसने कैदी बना लिया था और उनके और सलाहकार कबीलांश को बहादुरगढ़ में ले जाया गया, जहां औरंगजेब ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए मार डाला। ठीक, 11 मार्च 1689 को उन्होंने संभाजी महाराज को मार दिया। राजा राम आते हैं। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद राजा राम को मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया। राजा राम मुगलों के आक्रमण के भय से अपनी राजधानी रायगढ़ से जिंजी ले गया। राजा राम मोहन राय ने अपनी राजधानी रायगढ़ से जिंजी ट्रांसफर कर ली। ठीक है, ठीक, उसके बाद 1698 तक जिंजी मुगलों के विरुद्ध मराठा गतिविधियों का केंद्र रहा। 1699 में सतारा मराठों की राजधानी बना। राजा राम स्वयं को संभाजी के पुत्र शाह का प्रतिनिधि मानकर गद्दी पर कभी नहीं बैठा। राजा राम के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए अभियान शुरू किया, जो 1700 ईस्वी तक चलता रहा। राजा राम की मृत्यु के बाद 1700 में इसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और मुगलों के विरुद्ध युद्ध संघर्ष जारी रखा। उसके बाद आते हैं शिवाजी द्वितीय 1700 से 1707 ईस्वी तक। तो इनके बारे में देखते हैं। राजा राम की विधवा जो पत्नी थी ताराबाई, उन्होंने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी को गद्दी पर बैठाया और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। उन्होंने ही कुछ समय तक मुगलों के खिलाफ मराठा साम्राज्य की कमान संभाली थी और 1707 में उन्होंने नर्मदा नदी भी पार कर दी और मालवा में प्रवेश कर लिया ताकि मुगल साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व जमा सकें। छत्रपति साहू जी महाराज आते हैं 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज के बेटे को मराठा साम्राज्य के नए शासक बहादुर शाह प्रथम को रिहा कर दिया, लेकिन उन्हें इस परिस्थिति में ही रिहा किया गया था कि वे मुगल कानून का पालन करेंगे। रिहा होते ही साहू ने तुरंत मराठा सिंहासन की मांग की और अपनी चाची ताराबाई उनके बेटे को चुनौती दी। इसके चलते मुगल मराठा युद्ध भी होता है। 1707 में सतारा और कोल्हापुर की राज्य की स्थापना की गई। उन्होंने उत्तराधिकारी के चलते मराठा साम्राज्य में वाद विवाद होने लगा था। अंत में क्या हुआ है, साहू जी ही मराठा साम्राज्य का नए छत्रपति बनाए जाते हैं, लेकिन उनकी माता अभी भी मुगलों के कब्जे में थी। लेकिन बाद में जाके मराठा साम्राज्य पूरी तरह सशक्त हो जाता है, तब साहू अपनी माँ को भी रिहा करने में सफल हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। फिर पेशवाओं के इसी बीच क्या होता है, साहू ने 1713 में बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति के साथ ही पेशवा पद शक्तिशाली हो जाता है और छत्रपति नाम का शासक रह जाता है। साहू के शासनकाल में रघुजी भोसले ने पूर्व में मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। सेनापति धावड़े ने पश्चिम में विस्तार किया। पेशवा बाजीराव उनके 3 मुख्य पवार धार, इंदौर मतलब होलकर और सिंधिया ने उत्तर में विस्तार किया। ये सभी राज्य का समय मराठा साम्राज्य का हिस्सा थे। ठीक, पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य इस युग में, जब पेशवाओं के अधीन आ जाता है मराठा साम्राज्य, तो इस युग में क्या होता है कि पेशवा चित्पावन परिवार के संबंध रखते हैं जो मराठा सेनाओं का नियंत्रण करते थे और बाद में यही मराठा साम्राज्य के शासक बन जाते हैं। अपने शासन काल में पेशवा ने भारतीय उपमहाद्वीप के ज़्यादातर भागों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा था। उसमें शासक आते हैं, पेशवाओं के जो पहले शासक होते हैं वो बालाजी विश्वनाथ होते हैं 1713 से 1320 ईस्वी तक। इसमें क्या होता है कि जो बालाजी विश्वनाथ एक ब्राह्मण होते हैं और उन्होंने बालाजी विश्वनाथ ने अपने राजनीतिक जीवन छोटे से राजस्व अधिकारी के रूप में शुरू किया था। ये पहले एक राजस्व अधिकारी थे। ठीक, साहू ने इन्हीं को पेशवा बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति की थी 1713 में। ठीक, और उसी समय से पेशवा का कार्यकाल
कार्यालय ही सुप्रीम बन गया और साहू जी महाराज मुख्य व्यक्ति बने। अपनी पहली सबसे बड़ी उपलब्धि 1714 में कन्होजो आगरे के साथ लानावल की संधि का समापन करना थी, ठीक, जो कि पश्चिमी समुद्र तट के सबसे शक्तिशाली नौसेना मुखिया में से एक थे। बाद में मराठा में ही शामिल हो जाते हैं और मराठाओं की सेना ने दिल्ली पर हल्ला बोल दिया और दक्कन के मुगल गवर्नर सईद हुसैन हाली के मुगल साम्राज्य को परास्त कर दिया। तभी उस समय पहली बार मुगल साम्राज्य को अपनी कमजोरी का ताकत का एहसास होता है, ठीक। बाजीराव प्रथम बनते हैं फिर शासक। बाजीराव विश्वनाथ की 1720 में मृत्यु हो जाती है और ये 1720 से 1740 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनके बाद बालाजी विश्वनाथ के मृत्यु के बाद उनके पुत्र बाजीराव प्रथम को शाहू ने पेशवा नियुक्त किया था और इन्होंने 1724 में सूकर खेड़ा युद्ध में मराठों की मदद से निजाम उल मुल्क ने दक्कन में मुगल सूबेदार मुबारक खान को पराजित कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। निजाम उल मुल्क ने अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद मराठाओं के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी। बाजीराव प्रथम ने 1728 में पालखेला के युद्ध में निजाम उल मुल्क को पराजित किया और 1728 में ही निजाम उल मुल्क बाजीराव के बीच एक मुंशी शिवगांव की संधि होती है, जिसमें निजाम ने मराठों को चौथ और सरदेश मुक्ति देना स्वीकार किया था, ठीक। बाजीराव प्रथम ने शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था, ठीक है। 1739 में बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसीट तथा बेसिन छीन लिया, ठीक। और बाजीराव प्रथम ने ग्वालियर के सिंधिया और गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले शासकों को सम्मिलित कर एक मराठा मंडल की स्थापना की। 1740 तक अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने कुल 41 युद्ध में लड़ाई की और उनमें से एक भी युद्ध नहीं हारे। ये देखिए इनके प्रभुत्व का उदाहरण कि 1740 तक अपनी मृत्यु से पहले इन्होंने 41 युद्ध में लड़ाई की और एक भी युद्ध नहीं हारे। फिर आते हैं बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद पेशवा बनते हैं और नाना साहब के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। 1750 में रघुजी भोसले की मध्यस्थता से राजा राम द्वितीय के मध्य संगौली की संधि होती है, ठीक। इस संधि के बाद पेशवा मराठा साम्राज्य का वास्तविक प्रधान बन गए और छत्रपति नाम का राजा रह गया। बालाजी बाजीराव पेशवा काल में पूना मराठा राजनीति का केंद्र हो गया। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। यह युद्ध मराठों अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। फिर कारण क्या थे पानीपत युद्ध के? पानीपत का जो इस वजह से हुआ कि जो प्रथम नादिर शाह की भांति अहमद शाह अब्दाली ही भी भारत को लूटना चाहता था और दूसरा था मराठे हिंदू पादशाही की भावना से प्रेरित होकर दिल्ली पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे, ठीक। फिर जो पानीपत के युद्ध में बालाजी बाजीराव ने अपने नाबालिग बेटे विश्वासराव को नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी थी, किंतु वास्तविक जो सेनापति थे विश्वासराव का चचेरा भाई था सदाशिवराव भाऊ, ठीक। और इस युद्ध में मराठाओं की पराजय हुई और विश्वासराव सदाशिवराव सहित 28,000 सैनिक मारे गए। फिर माधवराव आते हैं, ठीक। माधवराव के बारे में देख लेते हैं। 1761 से 1772 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की जब पराजय हो जाती है तो माधवराव पेशवा बनते हैं और माधवराव की सबसे बड़ी सफलता मालवा और बुंदेलखंड की विजय थी। माधवराव ने 1763 ईस्वी में उदयीर के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को पराजित कर दिया था। माधवराव और निजाम के बीच राक्षस भवन की संधि हुई, ठीक। 1771 में मैसूर के हैदर अली को पराजित कर उनसे नजराना देने के लिए बाध्य किया। माधवराव ने रुहेलों, राजपूतों और जाटों को अधीन लाकर उत्तर भारत पर मराठों का वर्चस्व स्थापित कर लिया। 1771 में माधवराव के शासनकाल में मराठों निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बैठाकर पेंशन भोगी बना दिया गया। सोचिए, नवंबर 1772 में माधवराव की क्षय रोग से मृत्यु हो गई।
ठीक है। उसके बाद नारायण राव बनते हैं पेशवा। नारायण राव 1772 से 1774 ईस्वी तक शासन करते हैं और माधव राय की कोई अपनी संतान नहीं थी। अतः माधव राय की जो मृत्यु के उपरांत उनके जो छोटे भाई नारायण राव पेशवा बने। नारायण राव का अपने चाचा रघावा से गद्दी को लेकर लंबे समय तक संघर्ष भी रहता है, इसे जिससे अंत में रघोवा ने 1774 में नारायण राव की हत्या कर दी और उसके बाद माधव राव जो हैं माधव नारायण जो हैं 1774 से 1796 ईस्वी तक ये पेशवा बनते हैं। 1774 ईस्वी में पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद उसके पुत्र माधव राव नारायण को पेशवा की गद्दी पर बैठाया जाता है। इसके समय में नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक काउंसिल ऑफ रिजेंसी का गठन किया जाता है। नाना फडणवीस जिसके हाथों में वास्तविक प्रशासन था। इसके काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है। 17 मई 1782 को सालबई की संधि होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरा मराठा साम्राज्य बहुत इम्पोर्टेंट है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। आपको अच्छे से तैयार करना है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सालबई संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हुई थी। टीपू सुल्तान को 1792 में तथा हैदर के निजाम को 1795 में परास्त करने के बाद मराठा शक्ति एक बार फिर पुनः स्थापित हो गई। ठीक। बाजीराव द्वितीय 1796 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक माधव राव नारायण की मृत्यु के बाद राघोवा का पुत्र जो बाजीराव द्वितीय था वो पेशवा बनता है। इसकी अकुशल नीतियाँ के कारण मराठा संघ में अपने आपसी मतभेद हो जाता है। अब यहाँ से मराठा साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। ठीक। 1802 में बाजीराव द्वितीय के बेसिंग की संधि के द्वारा अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर लेने के बाद मराठों का आपसी विवाद पटल पर आ जाता है और सिंधिया तथा भोसले ने अंग्रेजों के साथ की गई संधि का कड़ा विरोध किया। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में हुआ। जो बाजीराव द्वितीय था ये पेशवा बनने का सपना देख रहा था, इसी वजह से इसने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी और ये अंग्रेजों के साथ मिल गया था। ठीक है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सिंधिया और भोसले को पराजित कर अंग्रेजों ने सिंधिया और भोसले को अलग अलग संधि करने के लिए विवश कर दिया था। यहीं से भारत कमज़ोर पड़ना प्रारंभ हो जाता है और जो है एक जो बड़ी संगठित शक्ति थी भारत को, जो अंग्रेजों को रोक सकती थी भारत शासन करने में, वो आपसी फूट के कारण अलग अलग हो गई और यहीं से अंग्रेजों ने भारत में लगभग अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। ठीक। उसके बाद 1803 में अंग्रेजों और भोसले के साथ देवगांव की संधि कर कटक और वर्धा नदी के पश्चिम का क्षेत्र ले लिया। अंग्रेजों ने 1803 में ही अंग्रेजों ने 1803 में ही सिंधिया से सुरजी अर्जी गांव की संधि कर ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे गंगा तथा यमुना के क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी देने के लिए बाध्य किया। 1804 में अंग्रेजों तथा होलकर के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें पराजित होकर होलकर ने अंग्रेजों के साथ राजघाट पर संधि की। मराठा शक्ति का पतन 1817 से 1818 में हो गया था, जब स्वयं पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने को पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन कर लिया तो बाजीराव द्वितीय द्वारा पूना प्रदेश को अंग्रेजी राज में विलय कर पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया और यहीं से मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है। मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाता है और हम आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और आगे का लेक्चर फिर हम कल देखते हैं। थैंक यू सो मच।